पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन जो था वो आपका यह था कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, वह कहाँ से कहाँ तक चली थी। भारत की पहली यात्री ट्रेन सन 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये बॉम्बे टू ठाणे, कलकत्ता से अलीपुर, कलकत्ता से दमदम के बीच, और या फिर बॉम्बे टू पुणे। तो इसका सही आंसर है बम्बई टू ठाणे। ठीक है दोस्तों, सन 1853 में मैं इसकी डेट अगर आपको कंफर्म करूं तो यह 16 अप्रैल के दिन यह चली थी। 1853 क्वेश्चन में दिया है आपको। उसके अलावा और इसकी बात करी जाए तो यह बोरी बंदर स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? बोरी बंदर स्टेशन। इसके अलावा इसमें बात किया तो इसमें 3 इंजनों के थ्रू इसको चलाया गया था। 3 इंजन इसमें लगे थे। वह कैसे इंजन थे? वह भाप इंजन थे, जो कि आपके ब्रिटेन से आए थे। तीनों इंजनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें पहला इंजन था आपका सुल्तान। दूसरे की बात करें तो सिंधु, और एक और था, इसका नाम था साहिब। बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं, सुल्तान, सिंधु और साहिब, इन 3 भाप इंजनों से इसको चलाया गया था, जिसकी कुल दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी थी वह 34 किलोमीटर थी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। यह दोस्तों आपके सोनपुर, बिहार राज्य में सोनपुर जगह का नाम है जहाँ पे यह मेला आयोजित होता है। कहाँ होता है? बिहार के सोनपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय एकता परिषद जो आपका NIC है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, वह किस ईयर स्थापित हुआ था? उसकी स्थापना किस ईयर हुई थी? तो यह 1961 में स्थापना हुई थी। और इसकी एक और बात ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, PM, जो आपके इस समय नरेंद्र मोदी हैं, या आपके इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता यानी राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। राइट टू इक्वलिटी किसमें है? तो अगर आप संविधान में आप देखेंगे तो भाग 3 में आपको टोटल 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, जो कि पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। तो उसमें आपको समता के अधिकार की बात की जाए तो वह आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। इसके अलावा बात करें अगर 23 और 24 की, तो 23-24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा आपका 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए उसके पास स्वयं का अधिकार है, वह स्वतंत्र है, इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 से 22 इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 19 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें वाक एवं अभिवृद्धि, इसमें मतलब बोलने की स्वतंत्रता जो दी गई है, इसी के तहत आपका 19 में ही दिया गया है। जो मीडिया वगैरह आते हैं वो भी है। इसी में एक और है इम्पॉर्टेंट सबसे 21 से, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। इसको कब जोड़ा गया? इसको 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए, फ्री शिक्षा के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? आप याद रखिएगा, आप कभी भी इसमें भारत ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वह लचीला और कठोर दोनों माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान में संशोधन होता है वह उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं भी दी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए सामान्य तरीके से होता है, नहीं। लेकिन इसका जो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संविधान संशोधन का जो अधिनियम है वह भी एक सामान्य तरीका है, यानी 50+1 यानी 50% और 1 वोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है?
यह जो जानवर है यह बहुत ही उपयोगी हो, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं वहाँ के प्रदेश के लोग। वह कौन सा होगा? गर्म मरुस्थल होगा, मानसून होगा, टैगा प्रदेश के लोग होंगे या टुंड्रा प्रदेश के? तो आंसर है इसका टुंड्रा प्रदेश के। बात की जाए इस टुंड्रा प्रदेश के लोगों की, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसी के जो मांस होती है, इसी का जो खाल होती है रेंडियर की, उसी के ये लोग पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। उसके अलावा इसके मांस और दूध का प्रयोग करते हैं किस लिए? भोजन के रूप में। इसके अलावा भी वो परिवहन और माल ढुलाई में भी इस रेंडियर जाति के जो ये जानवर है इसका प्रयोग वह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? इसमें बात की कौन शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं, यानी इन चारों में से कोई एक शीतोष्ण नहीं है, यानी वह उष्ण कटिबंधीय है, बाकी सब शीतोष्ण है। तो आपकी बात की जाए अगर कंपास, सबसे पहली बात ये हैं कहाँ के, तो आपको बता दूँ कंपास जो है आपका वह ब्राज़ील का है। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रिया नहीं है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। प्रेरीज तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, या उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका। उसके अलावा पंपास जो आपका पाया जाएगा वह अर्जेंटीना का है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। ओके, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये नीचे के तीनों डाउन्स, प्रेरीज और पंपास ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। लेकिन जो कंपास है जो आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, कंपास यह आपका क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसके अलावा आपका उष्ण कटिबंधीय में एक और बहुत प्रसिद्ध है सवाना, जो कि आपका पूर्व अफ्रीका में मिलता है। कौन सा है? सवाना। ये भी उष्ण कटिबंधीय इसकी तरह कहाँ मिलता है? यह मिलता है आपका पूर्व अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्या होगा आपका? ये सभी को मालूम है आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में या स्थल इलाकों में निवास करती है। और यह कहाँ है? आपकी बात की जाए तो यह एशिया है। क्या है? एशिया। पृथ्वी के लगभग कुल क्षेत्रफल जितना हमारे यहाँ का क्षेत्रफल, उसका 1/3 क्षेत्रफल जो भाग है वह एशिया का है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, बहुत ही फेमस है, या यूपी में सॉरी ज़रूरी नहीं इसमें, या किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यह क्वेश्चन आपके टेट में आया था कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। इसका जो आंसर माना है बोर्ड ने वो आपका ए और बी बोथ माना है, यानी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में नैनीताल के आसपास ये जनजाति पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में यह थार जनजाति आपकी देवरिया जनपद के आसपास आपको यह देखने को मिलेगी। इस जनजाति की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि दीपावली जो आपका पर्व है जो हिंदुओं में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, इसको शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो वह आपकी थारू जनजाति ही है। इसके अलावा यह जनजाति अपने आप को हिंदू मानती है और हिंदुओं के जो भी पर्व है उनको यह हर्षोल्लास पूर्वक मनाती है, लेकिन दीपावली को यह शोक के रूप में मनाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके सुपर डेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है भिलाई इस्पात? भिलाई इस्पात जो है आपका यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र है, जो कि पहला है। यह मुख्यतः क्या करता है? रेलों का उत्पादन करता है। यह किसकी और सबसे बड़ी किसकी सहायता से यह लगाया गया था? तो यह आपका सोवियत संघ, जी हाँ, सोवियत संघ की सहायता से यह आपका 1955 में छत्तीसगढ़ में लगाया गया था।
उस सोवियत संघ जो आपका क्या है, रसिया है आज के समय में, यह एक पूरा संघ है जो कि अलग हुआ बाद में, ठीक है, करीब इसके बारे बाद में अलग से चर्चा करेंगे। या आप नोट रखिएगा कि सोवियत संघ ने 1955 में या इसकी मदद से भारत में लगाया गया था, छत्तीसगढ़ में। आगे बात करते हैं भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्याख्या कहाँ है। तो आपको अगर मालूम होगा, हमारे यहाँ महिलाओं के आरक्षण की व्याख्या जो है वह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं में। आप देखते हैं अभी ग्राम पंचायत का चुनाव है आपकी यूपी में, वहाँ पे 1/3 यानी कुल सीटों में से अगर कुल सीट 3 है मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो 1 सीट महिला के लिए रिजर्व होगी। ऐसी मान लीजिए कुल सीट अगर 300 हैं तो महिला के लिए उसमें से 100 सीट रिजर्व होंगी। तो कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, याद रखिएगा। इससे कम या नहीं दिया जाएगा, ये हमारे संविधान में आरक्षण है इनको। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कि यह उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करते हैं। बात किया जाए सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इसमें आपका पहला कह दिया है भारतीय संघ, फिर स्टेट राज्य दिया है। उसके अलावा आपकी अगर बात किया जाए तो नगर निगम दिया है और ग्राम पंचायती दिया है। नगर निगम की बात किया जाए तो आपका कौन होता है, नगर निगम में मेयर होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है। आप ऊपर देखेंगे तो ये सरपंच होगा, ग्राम प्रधान। स्टेट राज्य का आपका राज्यपाल होता है, इसका राज्यपाल होगा। और इंडियन यूनियन भारतीय संघ प्रधानमंत्री, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन किससे मिल रहा है, पहले का पहला, बी का तीसरा, आपका इसका आंसर बी होगा। क्या होगा आंसर इसका आंसर बी आएगा इसमें। ओके, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, बी आएगा उसका आंसर। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो आपकी जानते हैं, जैसे 352 हो गया, 56 हो गया, 360। इस पर चर्चा करेंगे जब आपको हम संविधान के बारे में बताएंगे, क्योंकि संविधान भी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा यूपी टेट में भी आ रहा है, सुपर टेट में भी आता है क्वेश्चन। सबसे पहले प्रथम बार आपका 356 जो राष्ट्रपति शासन जिसके तहत लगता है वह कहाँ प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से तो आपका केरला 1959 जो आयोग ने माना है, और इस ऑप्शन में नहीं है। अगर वो ऑप्शन होता तो आपका वो आंसर होता। सबसे पहली बार जो लगा था वह आपका 20 तारीख को लगा था, 20 तारीख को, ठीक है। यह आपका 20 तारीख में जून में लगा था। कब, 20 जून 1951 की बात है। और किस राज्य में लगा था अगर पूछा जाए तो यह पंजाब राज्य में लगा था। कहाँ, पंजाब राज्य में लगा था। वह भी 2 दिन के लिए यह पूरा लगा था। तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। 1951, 20 जून 1951 में पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आती है बात, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। तो नगर निगम द्वारा आपका मनोरंजन कर भी लगाया जाता है। आप सिनेमाघरों में जाते ही होंगे। उसके अलावा अगर आपने कभी हाउस टैक्स पे किया होगा तो वहाँ भी आपने देखा होगा। तो इन दो से आप समझ जाएंगे कि अब तो उपरोक्त तो सभी है, लेकिन टोल चुंगी कर भी आपका नगर निगम ही लगाता था। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसके आंसर सब हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक, जी हाँ, बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह कौन सा है। तो अगर हम बात करें बंगाल के आतंक की, तो यह होगा आपका एखोर्निया कॉर्पियस जो है वाटर हाइसिंथ है, यानी जलकुंभी है या एक प्रकार की। दरअसल होता क्या है कि यह बहुत ही तेज़ी से फैलती है खरपतवार। कैसे, यह मतलब जो रुका हुआ जल होता है उसमें यह बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। जो ऑक्सीजन होता है जल का, उसे यह अवशोषित कर लेता है, जिससे क्या होता है, उस जलीय जीव जंतु हैं जैसे मछली वगैरह हैं, वो क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो यह बहुत ही खतरनाक साबित होता है। वायरस के अजैविक होने के लक्षण, वायरस के
अजैविक होने के लक्षण क्या हैं? वायरस इसका क्या आंसर होगा? यह होगा इट कैन बी क्रिस्टलाइज, यानी इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह इसके अजैविक होने के कारण हैं। क्यों? क्योंकि विषाणुओं को क्या होता है, बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति इसको बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है। फिर भी जो क्रिस्टल होता है प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। असल बात की जाए विषाणुओं की, तो विषाणु जैविक और अजैविक के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक संयोजक कड़ी का माना जाता है इसको। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन है कि साइटोकाइनिन है कि इथाइलिन है कि ऑक्सिन है, इसमें से कौन सा होगा? तो इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? यह फलों को पकाने में सहायक होता है। यह किस अवस्था में पाया जाता है? यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इस हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? यह पौधे के प्रत्येक भाग में इस हार्मोन का निर्माण होता है। यह किस काम आता है? फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। नाम क्या है? इथाइलिन। बात किया जाए अगर स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु कौन सा है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो ऐसा जीवाणु जो अवायवीय जीवाणु है जो स्वतंत्र रूप से रहता है, जो क्या करता है? N2 नाइट्रोजन को स्थिरीकरण की क्षमता भी है उसमें से। तो यह कौन सा होगा? बताइए। राइजोबियम है, क्लॉस्ट्रिडियम है, वाइब्रियो है, एजेटोबैक्टर है, इनमें से आपका कौन सा होगा? वह जीवाणु आपका कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो आपका है वह आंसर है आपका क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम इसका आंसर है। ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल? कोशिका में सामान्य रूप से किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो यह डीएनए है बी डीएनए। कौन सा है? बी डीएनए। इसकी संरचना, अगर डीएनए की संरचना पूछ लेता है तो वाटसन एवं क्रिक, किसने? वाटसन एवं क्रिक। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के बारे में आपको इसकी संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। और बी डीएनए जो है डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण निम्न में से कौन है? यूनिट ऑफ प्रोटीन, इसमें सॉरी, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सेसिल एनिमल एमंग फॉलोइंग? तो निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? या आपका आंसर क्या होगा इसमें? लीच होगा, काइटन या इनकस या यूप्लेक्टेला? तो इसका आंसर क्या है? यूप्लेक्टेला इसका आंसर है। या पेरिफेरा, आपका पेरिफेरा ग्रुप का जंतु है, संघ का जंतु है। इनमें क्या होता है? वीनस फूल की टोकरी भी इन्हें कहते हैं। किस फूल की टोकरी? वीनस फूल। ओके। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या है कि यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज, यानी प्रोटीन अणुओं की इकाई। प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सा है? यह आपका अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक, रिक्तिकाएं या सेंट्रोजोम तारक काय, या डी है आपका सेलुलस सेल वॉल? तो इनमें से कौन सा होगा आपका? सेंट्रोजोम यानी आपका तारक काय। यह क्या है?
या पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी पौधों की कोशिकाओं में या प्लांट्स में क्या होगा, अनुपस्थित होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि यह जंतुओं में पाया जाएगा कि नहीं, तो हाँ, यस, यह जंतुओं की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। जंतुओं की कोशिकाओं में या केंद्रक के समीप जो आपका ये साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर यह पाया जाता है कोशिका द्रव में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबको मालूम है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी है, ये यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, आप सबने याद किया होगा, सारस क्रेन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। इसके अलावा अगर पूछ ले कि वृक्ष क्या है, तो अशोक है। क्या है, अशोक। इसके अलावा आपको अगर पूछ ले पुष्प, तो पुष्प पलाश है इसका राजकीय, हमारे यहाँ का यूपी का। और राजकीय पशु जो है वह बारहसिंगा है। क्या है, बारहसिंगा। ओके, तो ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। तो आप सभी गांव से रिलेटेड लोग हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। जो नहीं है वो ध्यान कर लें कि पूर्वा जो है वह ग्रामीण से रिलेटेड है। कहाँ से, ग्रामीण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा ज्वालामुखी वोल्केनो माउंटेन कौन सा है इसमें से, यूराल है, अपलेसिया है, किलिमंजारो है, या आपका अरावली है। तो इसका क्या आंसर होगा, या सी किलिमंजारो आपका क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी बात की जाए हाइट की, तो समुद्र से तल से लगभग 5882 मीटर इसकी ऊंचाई है किलिमंजारो की। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप सबको मालूम कहाँ पे है, यहाँ आपका मुंबई तट में है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट में है, जिसमें चट्टानों को उसमें उकेरा गया है, कुछ ऐसी गुफा है। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप। मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, और इसकी अगर इसमें बात की जाए तो वर्षा के बारे में पूछा गया। मानसूनी वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 70 से आपका 200 सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पे आपका मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन के बारे में अगर बात की जाए तो मानसूनी वन क्या होते हैं, या पतझड़ वन भी होते हैं, या अपने पत्तियों को करीब 1.5 से 2 महीने के लिए गिरा देते हैं। कब, यह आपका शुष्क ग्रीष्म ऋतु में गिराते हैं, लगभग पतझड़ का जब समय आता है, तो यह 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंग्लोंग पठार का विस्तार कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, यह आपका उत्तर पूर्व राज्यों में है। और राज्य बता दिया जाए अगर तो असम में इसका काफ़ी विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ये यानी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो नेक्स्ट डे से आपको CDP का भी एक, इसका जो CDP है, CDP का प्रीवियस ईयर जो भी है आपका, उसका भी आपका इसका जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा, या नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। किसका, CDP का नेक्स्ट डे से, उसका भी आपको एक वीडियो मिलेगा रोज़। और यह सीरीज़ जो हमारी है यह कंटिन्यू रहेगी, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन की सीरीज़ कब, टिल एग्ज़ाम। कब तक, टिल एग्ज़ाम। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आपको जो भी इसमें वो चाहिए, जो भी आपको इसमें वीडियो चाहिए जिससे रिलेटेड आपको जल्दी 2 to 4 डेज आफ्टर आपको EVS के, इसमें EVS के पूरे वीडियो मिलेंगे विद नोट्स आपको जो मैं लिखाऊंगा ब्लैक बोर्ड में, बस आपको उतना ही नोट डाउन करना है, उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। इनफ है, वो आपको मोर देन 25+ दिलाने के लिए काफ़ी होंगे। और इसके अलावा अगर हम CDP की बात करें तो CDP में तो आपका 30 आउट ऑफ 30 अगर आपको लाना हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा टिल एग्ज़ाम तक। CDP के कुछ शॉर्ट्स वीडियो ऐसे प्रोवाइड कराऊंगा जिनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होंगे एग्जाम में,
और वहाँ से आपको देखने को जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट मिलेगा एक तरह से। इसके अलावा हिंदी वगैरह आप पढ़ते ही होंगे, बहुत हार्ड नहीं आती है। और मैथ भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे चैनल पे आपको मिल जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट जिससे प्रीवियस ईयर आपको कराऊंगा, देखिएगा पैटर्न थोड़ा बदला है। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट डे इसके 2018 के पेपर के साथ। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।